हाय एवरीवन, दिस इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। इसमें हम रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को आलेखीय विधि से हल करेंगे, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल मेथड से हल करेंगे। जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या फिर रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो हम इन शॉर्ट LPP बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं LPPs? बेसिकली कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको कुछ व्यवरोध दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ इनइक्वलिटीज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई भी आप इनको नाम दे सकते हैं। जैसे पहली इनइक्वलिटी, इनइक्वेशन क्या है? x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी x + 2y की वैल्यू या तो 10 है या फिर 10 से बड़ी है। Similarly, 3x + 4y is less than equal to 24, यानी 3x + 4y की वैल्यू 24 है या फिर 24 से कम है। साथ के साथ x greater than 0 और y greater than 0। तो ये कुछ व्यवरोध दिए गए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ये जो नीचे आपको फलन दिया गया है z 200x + 500y, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो क्या होती है LPP? LPP में आपको दिए गए फलन का न्यूनतम या फिर महत्तम मान निकालना होता है दी गई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब क्या है, इसमें ना बहुत सारी टर्म्स होती हैं। हम पहले इनकी टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है, इसलिए इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन, जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, यानी जिसका हमें न्यूनतम या फिर महत्तम मान निकालना होता है। इसी फलन को हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। सेकंड, व्यवरोध यानी कंस्ट्रेंट्स। व्यवरोध है हमारे ये, ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें इसका मान निकालना होता है, न्यूनतम या महत्तम। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए यानी व्यवरोध हो गए, जिनमें से ये लास्ट के जो दो हैं x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, इनको हम बोलते हैं अशून्य यानी ऋणात्मक व्यवरोध यानी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होते हैं या 0 होते हैं या फिर 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, इसलिए नॉन नेगेटिव हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रेंट्स और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण यानी मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन। अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमाइजेशन, न्यूनतमीकरण यानी मिनिमाइजेशन। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, इन दोनों के लिए एक सिंगल वर्ड है इष्टतमीकरण। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये वर्ड्स भी हमारे यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि हम इस फलन का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसको या तो हम मिनिमाइज करते हैं या फिर हम मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये वर्ड्स भी यूज हो जाते हैं बीच में। ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी जिसकी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, इष्टतम वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इष्टतम सुसंगत समस्याएं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इनको केवल हम इष्टतम समस्याएं भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? जिसमें हम किसी फलन की ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू यानी इष्टतम वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी इष्टतम समस्या। यानी ये जो समस्या है, ये जो एग्जाम्पल है, ये हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एक इष्टतम समस्या है। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र, फीजिबल रीजन। अब देखिए, ये जो आपको LPP दी गई है, इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो इनइक्वलिटीज़ आपको दी गई हैं, इनका आपको ग्राफ बनाना होता है। 11th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ।
सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से ना आप x प्लस 2y बराबर 10 का ग्राफ सबसे पहले बना लें, और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 का बना लें। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो हमें पता ही है, जैसे ये है सपोज, ठीक है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कहाँ पर होगी, यहाँ पर 0 होगी y अक्ष पर, और इधर होगी 0 से बड़ी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, और इसके ऊपर होगी 0 से बड़ी। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, इस एलपीपी को सॉल्व करूंगी, तो मैं सिर्फ इस रीजन की बात करूंगी, पहले चतुर्थांश की बात करूंगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर मुझे पहला चतुर्थांश दे रहे हैं विद दिस लाइन और दिस लाइन, इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए, क्योंकि इक्वल साइन भी लग रहा है ना, इसलिए ये दोनों लाइंस भी उसमें शामिल हैं। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं लग रहा होता, केवल x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता, तो मेरा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं उसमें शामिल होती। लेकिन अब मेरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल भी लग रहा है इसमें भी, इसमें भी, इसका मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट और ये वाली लाइन यहाँ तक और ये वाली लाइन भी मेरी शामिल है, ठीक है। तो इन दोनों का तो ग्राफ हमने बना लिया, इन दोनों से हमें पता चल गया कि हमारा रीजन, हमारा जो एरिया निकल कर आया है वो ये आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर वालों की। पहले हमने ये कर लिया, सभी क्वेश्चंस में ये जरूर होती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो आपके होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाने के लिए पहले आप इस लाइन का ग्राफ बना लें। लाइन का ग्राफ इजी है बनाना। पहले कोई भी 2 पॉइंट्स एज्यूम कर लीजिए, इस पर कोई भी 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए। x का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान कितना मिलेगा, 5। x का मान 0 रखने पर y का मान 5 मिलेगा। या फिर y का मान 0 रख लीजिए, x का मान कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक बना लिए, x y। 0 5, x की वैल्यू 0 की तो y 5 मिला था, y की 0 रखी थी तो x हमारा 10 मिला था, ये ऑपोजिट हो गया था, y की वैल्यू 0 x 10। तो 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी इस पॉइंट से होकर ये वाली लाइन जाएगी। एक और पॉइंट निकाला है हमने, 10 0, 10 0 है हमारा ये वाला, ये 10 और y की वैल्यू 0, ये यानी जो हमारी x प्लस 2y बराबर 10 है वो हमारे ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब देखिए ये हमने लाइन की इक्वेशन बना ली, लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करेगा ऊपर वाला एरिया, लेस देन इक्वल टू 10 होता तो नीचे वाला एरिया ये शो करता। यानी इसका जो ग्राफ हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया ये वाली लाइन प्लस ये पूरा एरिया, ये जो भी आपको शो हो रहा है ये पूरा एरिया इस वाली लाइन का ग्राफ, इस वाली लाइन का ग्राफ है, इन लाइन का, ठीक है, इनइक्वालिटी का। सिमिलरली 3x प्लस वाई बराबर 24, यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए और इस रेखा को भी इस पर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए x y, x का मान 0 रख दीजिए तो y का 24 आ जाएगा। तो 0 मत रखिए, कुछ और रख दीजिए, थोड़ा छोटा रख लीजिए। आप पहले y का मान 0 रख लीजिए, y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा 8, ठीक है, 3 × 24। अब आप कीजिए x का मान आप 10 रख लीजिए, ठीक है, x का मान 10 रख लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5 रख लीजिए, 15 हो गया।
x का मान 5 रख लिया। जब x का मान 5 रख लिया हमने तो इधर जाके कितना हो गया, 24 माइनस 15 9, ये हो गया। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। एक तो हमने निकाल लिया 8 0, रीचेक कर लीजिए 8 0 इस पर लाई करता है, 5 9 भी इस पर लाई करता है। तो 8 0 कहाँ बैठेगा, 8 0 ये बैठेगा 8 0। 5 9 कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 ये रहा, और 9 बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5, ये तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कौन सी लाइन जाएगी, ये कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी, ये कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी। अब 3x + 4y <= 24 कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि लेस देन का सिंबल है इसलिए ये इस लाइन के नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये वाला, ये मैं ये ऐसे कर देती हूँ, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगी, ये वाला, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कौन सा एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया गया, ये कॉमन आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, हमने x + 2y > 0 का एरिया देखा, कौन सा एरिया है, सुसंगत क्षेत्र मैं निकालने जा रही हूँ। सुसंगत क्षेत्र डिफाइन करने के लिए मैं आपको क्षेत्र दिखा रही हूँ पहले, उसके बाद पता चलेगा कि सुसंगत क्षेत्र कौन सा है। तो सुसंगत क्षेत्र कौन सा हो गया, हमें इसका मान निकालने के लिए, इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए हमने इन सब के ग्राफ बनाए। तो ये वाला जो एरिया हो गया, क्योंकि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया बैठेगा, सुसंगत एरिया यानी फीजेबल एरिया जो हमारा बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो ये वाला बैठेगा, जिसको ये सबके सब सेटिस्फाई करेंगे। ये वाली हमने निकाल ली, इस वाली लाइन के ऊपर वाला एरिया, ये वाली हमने निकाल ली इस वाली लाइन के नीचे वाला एरिया, और ये दोनों हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसके राइट वाला और इसके ऊपर वाला एरिया, और सब में कॉमन क्या आया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सब में कॉमन आ गया। ठीक है, यही एरिया है आपका फीजेबल रीजन यानी सुसंगत क्षेत्र, यही वाला रीजन। ठीक है, तो सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब फीजेबल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी सुसंगत हल क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना इसके अंदर, जितना इस रीजन के अंदर जो हमारा फीजेबल रीजन अभी आया है, सुसंगत रीजन आया है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इंक्लूडिंग ये लाइंस पर जितने भी सारे पॉइंट हैं, यानी जो एरिया अभी हमने निकाला है सुसंगत, उसके बाउंड्री पर और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी, वो सभी के सभी हमारे फीजिबल सॉल्यूशन में आते हैं, यानी सुसंगत हल में आते हैं। यानी ये पूरा एरिया हमारे सुसंगत हल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो हमें ना जो काम हमने यहाँ भी किया है ना, सुसंगत हल हमने निकाला है, ये हर एक क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा। असुसंगत हल, इनफीजिबल सॉल्यूशन, ये तो हो गया फीजिबल सॉल्यूशन, इतना इस एरिया का, इसकी बाउंड्री का प्लस इनसाइड। लेकिन जो बाहर वाला एरिया है जिसको हमने कंसीडर नहीं करा, वो कहलाता है हमारा असुसंगत हल यानी इनफीजिबल सॉल्यूशन, यानी ये बाहर वाला सारा एरिया, ये बाहर वाला सारा एरिया, ये ठीक है, ये हो गया हमारा असुसंगत हल यानी इनफीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट इष्टतम सुसंगत हल, ऑप्टिमाइज्ड फीजिबल सॉल्यूशन। ये तो फीजिबल सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया ये, लेकिन इस फीजिबल सॉल्यूशन में ऑप्टिमाइज्ड फीजिबल सॉल्यूशन कौन सा है? ऑप्टिमाइज्ड मतलब या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यानी महत्तम या फिर न्यूनतम। तो जो भी रिक्वायरमेंट है,
यहाँ पर न्यूनतम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसमें ये देख लूँगी कि इस वाले रीजन में कौन सा पॉइंट यानी कौन सा हल न्यूनतम मान देगा, वही होगा मेरा इष्टतम सुसंगत हल। यानी इष्टतम सुसंगत हल के लिए आपको ये सुसंगत हल निकालना पड़ेगा। इस सुसंगत हल के ही किसी कॉर्नर पर, किसी जगह पर मुझे अपना इष्टतम सुसंगत हल मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड है। इष्टतम का मतलब समझ रहे हैं, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इतना काम हमने करना, ये सारी टर्म्स हमें याद रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, जो हमारा पहला एग्जाम्पल हमने लिया था ये टर्म थोड़ा छोटा कर लिया है समझने के लिए। तो क्या है, इन वाले व्यवरोधों के अंतर्गत इसका न्यूनतम आप कर लीजिए, यहाँ पर इसका हम न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने x + 2y = 10 इसका ग्राफ बनाया, ये वाली लाइन आई। ठीक है, अभी अभी हमने बनाया था, लेकिन हमें क्या चाहिए, > 10, यानी कौन सा आएगा, ये वाली लाइन प्लस इसके ऊपर वाला जितना भी है वो सब। ठीक है, फिर हमने 3x + y < 24 के लिए 3x + y = 24 का ग्राफ बनाया, जो हमारी ये वाली लाइन है, लेकिन < 24 है। इसका मतलब इस वाली लाइन से नीचे का सारा एरिया, कॉमन एरिया, फिजिबल सॉल्यूशन यानी सुसंगत हल हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ये जो हल हमारा आया है ये हमारा एक बाउंडेड है, मतलब बंद वक्र है, ओपन नहीं है। अगर हमारा ये ओपन होता तो उसका मेथड स्लाइटली डिफरेंट हो जाता, थोड़ा सा अलग। अभी हम जो बात कर रहे हैं बाउंडेड कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो वक्र हमारा बंद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में अपना फीजिबल रीजन निकालते हैं, सुसंगत हल निकालते हैं। ये सारा हमारा सुसंगत हल निकल गया। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसका महत्तम या न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूनतम मान कहाँ लाई करेगा, न्यूनतम या महत्तम मान लाई करेगा हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स पर, या तो यहाँ या फिर यहाँ और या फिर यहाँ। 3 कॉर्नर पॉइंट्स है ना, 3 कोणीय बिंदु है, ये और ये, यानी ये जो न्यूनतम मान है या फिर महत्तम मान वो कहाँ लाई करेगा, या तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान निकालने के लिए इसके अंदर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अनंत बिंदु है, उन सब पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोणीय बिंदु पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है भाई, ये वाली लाइन थी, y की वैल्यू 0 रखी तो 3 की वैल्यू 8 आ गई, यानी 80 हमारा ये वाला पॉइंट है। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट आपका y अक्ष पर पड़ेगा, यानी x बराबर यहाँ 0 है। इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का जब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगी तो y अक्ष पर पड़ेगा, तो इसका मतलब x बराबर 0 है यहाँ पर। तो जब मैं x की मान 0 रखूंगी तो y का मान मिलेगा 24। तो 0, 24 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये है x + 2y = 10 और y अक्ष यानी x = 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इन दोनों को हम हल करेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी 0, 5। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, 0, 5 हो गया। ठीक है, फिर एक ये वाला पॉइंट बचा, कॉर्नर पॉइंट। ये कैसे निकलेगा, ये इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हल करके निकलेगा, यानी x + 2y = 10 और 3x + y = 24 का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो ये होगा, जो हमारा सॉल्व होकर आएगा 38/5, 6/5। ठीक है, तो हमने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर z का मान निकालेंगे।
चलिए कोणीय बिंदु लिखिए एक तरफ, कोणीय बिंदु, और इधर लिखिए आप z, z का मान आपको निकालना है ना, 0, 24। इस वाले कॉर्नर पॉइंट पर z का मान निकालिए जरा, कितना आएगा, z बराबर कितना आया, 2x, 2 इंटू सीधा रख दो 0, x की जगह पर 0 रखूंगी, y की जगह पर 24, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 24, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 4 ज़ा 20, 0, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 120। तो इस कोणीय बिंदु पर z का मान आ गया 120, ठीक है। दूसरे बिंदु को लीजिए 0 5, 0 5, इस पर z का मान निकालिए, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू y यानी 5, कितना आ गया, 25 आ गया। तीसरे पर निकालिए 38/5, 6/5 पर, इस पर z का मान कितना आएगा, 2 इंटू 38/5 प्लस 5 इंटू 6/5, ठीक है। 2 इंटू 38, 2 8 जा 16, 2 3 जा 16, 17 अपॉन 5, 5 6 जा 30 अपॉन 5, कितना आ गया, ये आ गया आपका 6, और ये गया आपका 10/5, 5 2 जा 10, 1.5, 21.5 आ गया। हमने क्या किया, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर z का मान निकाल लिया। इस पर आया 120, इस पर आया 25 और इस पर आया 21.5। अब इन 3 पॉइंट्स में से आप डिसाइड कर लीजिए कि z का न्यूनतम मान कौन सा है। ऑब्वियसली ये वाला है, तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा z का न्यूनतम मान यानी 2x प्लस 5y जो हमारा फलन दिया गया था उसका न्यूनतम मान है 21.5, जो हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला है। सपोज इन केस अगर यहाँ पर न्यूनतम ना पूछ के आपसे महत्तम मान पूछते तो आपका क्या आ जाता आंसर, ये आ जाता। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे ही निकलेंगे, पहले फीजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे, उन सब कॉर्नर पॉइंट्स पर z का मान निकलेगा। जो z का मान सबसे बड़ा है वो महत्तम, जो सबसे छोटा है वो न्यूनतम, ठीक है। तो जब भी आपके पास अनबाउंडेड कर्व आए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर एक और LPP से रिलेटेड प्रॉब्लम ले रहे हैं, इससे आपके जो भी डाउट्स अब तक रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए। समस्या क्या है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, इन व्यवरोधों के, ठीक है, z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस वाले फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, न्यूनतम मान भी निकालना है और अधिकतम मान भी निकालना है। तो सबसे पहले जो व्यवरोध दिए होते हैं उनकी हेल्प से हम फीजिबल रीजन बनाते हैं, एक सुसंगत हल बनाते हैं। उसके लिए जिन लाइंस को ये व्यवरोध रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ से जो लाइन आएगी x प्लस 3y/60, यहाँ से जो आएगी x प्लस y बराबर 10 और यहाँ से जो आएगी x बराबर y। पहले हमें इन तीनों के ग्राफ खींचने हैं, इन तीनों के ग्राफ की हेल्प से हम इन तीनों के बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस 3y बराबर 60, देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये 5 के इंटरवल पर हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और आगे भी इसी तरीके से। ये 0 है, ये 5 10 15 20 25 30 35 और आगे भी, ठीक है।
चलिए सबसे पहले देखिए x प्लस 3y बाय 60, x प्लस 3y बराबर 60। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60, यानी 60 0। एक इसका हल हो गया, एक पॉइंट हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20। इसका मतलब ये वाली लाइन 60 0 और 0 20 से होकर जाएगी, यानी x बराबर 0 y बराबर 20। x बराबर 0 कहाँ होगा y अक्ष पर, ठीक है। तो 0 20 पॉइंट हो गया मेरा ये वाला, ये कौन सा पॉइंट हो गया 0 20। इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी, साथ के साथ 60 0 बैठेगा आगे जाके कहीं, ठीक है। तो वो 60 0 पॉइंट बैठेगा, इन दोनों पॉइंट से होकर ये लाइन पास होगी। सेकंड हमारे पास कौन सी लाइन है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान 0 रखिए, y का मान कितना मिल जाएगा 10, और y का मान 0 रखिए तो x का मिल जाएगा 10। यानी ये वाली लाइन 0 10 और 10 0 से पास होकर जाएगी। 0 10 ये रहा, 0 10 और 10 0 ये रहा, इन दोनों से ये वाली लाइन पास होकर जा रही है। इसका मतलब मैं साथ के साथ इक्वेशन लिख देती हूँ। ये वाली लाइन है x प्लस वाई बराबर 10 और ये वाली लाइन है x प्लस 3y बराबर 60। अब आते हैं थर्ड वाली लाइन पे, x बराबर y। x बराबर वाली ये वाली लाइन होगी, ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जाएगी और 45 का एंगल बनाएगी, बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जाती है ये, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ये पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई, जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। तो ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल्स टू वाई। तीनों लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, फीजिबल रीजन निकालना है। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 मतलब कि नीचे वाला रीजन, यानी कि ये वाला पूरा रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन आ गया। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन यानी ऊपर वाला रीजन, ये x प्लस वाई बराबर 10 है, ऊपर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला सारा, ये हो गया आपका ऊपर वाला रीजन, ठीक है। x लेस देन वाई, लेस देन वाई, x इक्वल्स टू वाई ये है, x लेस देन इक्वल टू वाई इधर वाला रीजन, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और अगर यहाँ पर होता x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होता तो वो होता इधर वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि हम उधर जाएंगे तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी और इधर आएंगे तो x की वैल्यू y से छोटी होगी। तो इस वाले लाइन के इधर वाला रीजन यानी ये पूरा, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ग्राफ लाइंस बन गई हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ये वाला एरिया कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, वो है हमारा ये वाला, ये देखिए, क्या ये वो एरिया है जो सब में कॉमन है, यानी क्या ये हमारा फीजिबल रीजन है। देख लेते हैं एक बार और, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, इस लाइन के इधर वाला एरिया, साथ के साथ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ऊपर और x ग्रेटर देन 0 राइट में, y ग्रेटर देन 0 ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमेशा हमारे होंगे ही होंगे नॉन नेगेटिव, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा हमें बात करनी ही है। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों इनइक्वालिटीज की हेल्प से हमने फीजिबल रीजन निकाल लिया।
अगर मैं इसका कोई नाम दे दूं, सपोज दिस इज ए बी सी और एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है डी, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये हो गया मेरा सुसंगत हल। ठीक है, अब सुसंगत हल निकालने के बाद क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, कोणीय बिंदु निकालते हैं, फिर उन कोणीय बिंदु पर इस z का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कोणीय बिंदु निकालते हैं। ये वाला पॉइंट तो हमारा निकला हुआ है ही 0, 20। ए कितना है हमारा पॉइंट 0, 20। अलग से मैं इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बी ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है ध्यान से देखिए, x + 3y = 60 ये वाला, और ये वाली जो लाइन है x = y, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब हमें इसको और इसको हल करना पड़ेगा इस पॉइंट को लाने के लिए। हल कीजिए, x का मान वहाँ यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा y + 3y 4y, 4y = 60, तो y का मान कितना आ जाएगा 15, y का 15 तो x का भी 15, क्योंकि दोनों वैल्यूज इस पॉइंट पर बराबर हैं। तो 15, 15 कितना आ गया b 15, 15 यहाँ भी लिख लीजिए, b कितना आ गया 15, 15। c ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, इस वाली लाइन, कौन सी लाइन है ये, x + y = 10, और ये वाली लाइन यानी x = y, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये 5, 5। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5, 5 आ जाएगा, और क्योंकि ये मेरा x और y अक्ष के बहुत पास है तो शो भी हो रहा है कि ये वाला पॉइंट मेरा 5, 5 है। तो c कितना आ गया 5, 5। ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया। डी देखिए, डी भी हमारा यहाँ लिखा हुआ, ये रहा 0, 10 शुरू में हमने लिखा था, तो डी कितना हो गया 0, 10। चारों पॉइंट्स निकल गए। अब इन चारों के चारों पॉइंट्स पर हम क्या निकालते हैं, z निकालते हैं। चलिए, कोणीय बिंदु हमारे a 0, 20, z निकालिए इस पर, 3x + 9y, 3 x और y की वैल्यू मैं साथ के साथ रखती चलूंगी, x 0, 9y 9, y कितना हो गया 20, कितना हो गया 9 × 2 = 18, 180। ठीक है, b पर निकालिए 15, 15, z का मान कितना आएगा 3 × 15 + 9 × 15, 15 3 = 45 + 15 9 = 135, और 45 कितना हो गया 180। ये हो गया 180। ठीक है, c पर निकालिए, c है 5, 5, इस पर z की वैल्यू 3 × 5 + 9 × 5, यानी 3 5 = 15 + 9 5 = 45, 45 50 60, 60 आ गया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा D 0, 10, इस पर z की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 × 0 + 9 × 10 = 90। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर हमने z के मान निकाल लिए, 180, 180, 60 और 90। अब आप देखिए, आपने क्या करना था, न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना था। न्यूनतम मान कौन सा आ रहा है, इन चारों में न्यूनतम मान कौन सा है, ये रहा, ये क्या है न्यूनतम मान z का, और अधिकतम मान कौन सा है 180 है अधिकतम मान, जो आपका 2 जगह पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपको बाउंडेड एरिया मिला है, ये जो आपको रीजन मिला है, फीजिबल रीजन, सुसंगत एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट्स पर इस वाले फलन का मान अधिकतम है। कौन से 2 पॉइंट्स पर, 0, 20 इस वाले पॉइंट पर, और 15, 15
इस वाले पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इस वाले फलन का मान अधिकतम है, और 5 पर यानी इस वाले पॉइंट पर इस वाले फलन का मान न्यूनतम है। तो हमारी दोनों चीजें निकल कर आ गई। तो ऐसी सिचुएशंस भी बैठती हैं जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर फलन का मान अधिकतम या फिर न्यूनतम होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारी आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, बाउंडेड रीजन। अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड मतलब वो चारों तरफ से बंद नहीं रहता, वो कहीं से खुला होता है। जैसे कि ये आपके पास है, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन सपोज हो गई, है ना, और आपको इसके राइट साइड वाला और इसके अप साइड वाला एरिया निकालना है। तो देखिए ये ना, ये आप इसके अंदर सारे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, आगे से वो ओपन है, ये अनबाउंडेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हमने क्या किया, हमारे पास ये एक एलपीबी गिवन थी मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि आगे हमारे पास अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी और ये हम खुद बनाएंगे। क्योंकि अभी हम बेसिक्स कर रहे थे, हमारी स्टार्टिंग थी, इसलिए हमने वो वाले क्वेश्चंस चूज़ किए जिसमें हमारे पास रेडीमेड बनी बनाई एलपीबी है। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम्स में हमें वो वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें ये एलपीबी हमें खुद क्रिएट करनी होगी। तो फाइनली आज हमारी एलपीबी कंप्लीट हो गई है बाउंडेड कर्व वाली। कल हम करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में यानी अनबाउंडेड कर्व वाली, और उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी पहले हम एलपीबी बनाएंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि ये दो एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको बाउंडेड रीजन का, जिसमें आपका बाउंडेड वक्र आ रहा होगा, इस टाइप की अगर कोई भी एलपीबी आएगी तो आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो बच्चों आप बताएं आपको आज समझ आया, नहीं आया, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू अ लाइक। तो बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।